मैं कुछ दिन पहले भी अपने भाई से कह रही थी, मैं कहा ये किधर चला गया ज़की। पर्दा खुला and to our surprise Amir Zaki was sitting there. Wow, it was a huge thing for us. और फिर मुझे गिटार जो है वो उन्होंने उसकी बैक साइड दिखाई और उस पे उन्होंने ना छुरी से इनग्रेव किया हुआ था गुड लक फारूक। I remember buying his signature album and being blown away with all the guitar tunes. He never backed down, he never sold out, and he was a musician's musician. जितना भी उन्होंने काम किया तो इतना उसको इतना इम्पैक्टफुल था। If I don't tell you how to make supari, how can you tell me how to make music? आमिर को शायद वो जगह या वो मुकाम नहीं मिला। He had a few problems as well, a few ego problems. A lonely, tortured individual who had immense amounts of talent, but somebody who needed other people as part of a team to create magic. ये है कि उसकी टक्कर का कोई पूरी इंडस्ट्री होती है, लोगों को लगता है कि जो भी काम आ रहा है खुद ही पकड़ो और दूसरों के पाँव खींचो। Mental health, depression, self-annihilation, anxiety. शायद हम ये सोच रहे थे कि नहीं यार he will come out with this depression or this situation क्योंकि वो हमेशा से bounce back कर रहा था। I think he was properly understood in Pakistan. He was hampered by bipolar disorder. उन्होंने कहा राफे सब अच्छे लोग मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। It was a day after सबीन महमूद from T2F had been killed. आमिर के साथ आप जब परफॉर्म करते थे तो आपकी प्लेइंग भी बहुत इम्प्रूव करती थी। लेकिन जो सवाल हमने अपने आप से करना है वो ये है कि क्या did we fail him? एक दफा मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और आमिर ज़की का जिक्र छेड़ गया और एक दोस्त ने कहा कि यार क्या जबरदस्त गिटार बजाता था। पर उसका कुछ म्यूजिक ही नहीं है। फिर किसी ने कहा कि यार कितना खूबसूरत इंसान था। लेकिन बहुत से लोग शायद उनको नापसंद करते हैं और सोचते सोचते हमने एक गेम खेला कि अगर आमिर ज़की की जिंदगी पे कोई किताब लिखी जाएगी तो उसका टाइटल क्या होगा। और बिलाखिर हमारे एक दोस्त ने बड़ा खूबसूरत टाइटल सजेस्ट किया कि उसका टाइटल होगा वो फूल जो कभी खिल ना सका। आमिर ज़की को हमसे बिछड़े 7 बरस हो गए और जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा कि मैं एज अ कमेंटेटर कोशिश करता हूं कि उनकी जिंदगी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको लेके एक जिगसॉ पजल मुकम्मल किया जाए। आज की नशिस्त में मैंने कोशिश की कि उनके कॉलीग्स, उनके वेटरन्स जो हमारे हीरोज हैं उनको रीच आउट किया जाए और समझने की कोशिश की जाए हु ही रियली वाज। पहली बार मैंने आमिर को सुना, he was playing अलबेला राही with आलमगीर on PTV। अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही। और उस जमाने में this is I think I'm talking about 1987। उस जमाने में गिटार सोलोज वगैरह नहीं होते थे पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग्स में, you know। और मैंने ये गाना देखा टीवी पे, अलबेला राही, and this young guy playing a guitar solo. That really, I really got fascinated by it. यार जबरदस्त, because उससे पहले हम जो भी गिटार वर्क होता था वो ज़्यादातर अंग्रेजी गानों में सुना करते थे। 1990, we did 2 back-to-back shows at PSCC in Karachi. हमारा पहला शो था कराची में वो। It was day 2 and we came on stage, पर्दा खुला and to our surprise, Amir Zaki was sitting there. Wow, it was a huge thing for us. हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी that he was sitting there. He saw the whole show. और उसके बाद बहुत तारीफ भी की। यानी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आमिर ज़की आएगा शो पे और वो देखेगा। खैर ये हमारी पहली इंटरेक्शन थी आमिर ज़की के साथ। और उसके बाद हमारा एक और गिग थी अवारी में, जहाँ पे गिग से 1-2 दिन पहले मेरा गिटार टूट गया और मुझे गिटार चाहिए था। सो थ्रू अ फ्रेंड हमने आमिर ज़की को मैसेज भिजवाया कि अगर कोई गिटार है तो प्लीज़ अगर मिल जाए। तो उसने अपना लेस पॉल भिजवाया एंड आई प्लेड द लेस पॉल अगेन, अ बिग थिंग फॉर मी। आमिर का गिटार मैं बजा रहा था और फिर शो ख़त्म होते ही वो वापस किया फ़ौरन।
उसके बाद आमिर से फिर मिलना जुलना रहा, बहुत इंटरेक्शन हुई। कोक स्टूडियो हमने 2 दफ़ा कोलैबोरेट किया आमिर के साथ। बेस गिटारिस्ट वो था, लीड गिटारिस्ट वो था, कंपोज़र वो था, प्रोड्यूसर वो था, पोएट वो था, एक नाजुक तबीयत का इंसान, but very clear in his music. We always, had a great time together. आमिर हमेशा जब भी मिलता था चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट होती थी और वो हमेशा से मुस्कुराता हुआ पूछता क्या हो रहा है। उस ज़माने में मुझे याद है कि उसने अपना एक सोलो कॉन्सर्ट भी किया था रंगून वाला हॉल में कराची में। और कभी कभार मुझे होता है कि उस कैलिबर के गिटारिस्ट के हिसाब से आमिर को शायद वो जगह या वो मुकाम नहीं मिला। But then again, he was a brilliant guitarist, brilliant musician. पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी म्यूजिक सुनी जाती है आमिर ज़की का नाम जरूर आता है। पहला गिटार मैंने लिया था तो मुझे भी याद है, the first tune that I played on my guitar was मेरा प्यार तुम ही हो। मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही हो जाना। इस तरह के जो लेजेंड्स हैं, इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम रहे हैं और जितना भी उन्होंने काम किया वो इतना इम्पैक्टफुल था कि हम अभी तक अपने कार में, अपने फ़ोन में, हर जगह पे सुनते हैं। और मुझे अभी भी याद है कि आमिर ज़की साहब के साथ मैंने एक कॉन्सर्ट भी किया जब नया हमने बनाया, तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें इनकरेज भी किया एंड आई was simply in love with his live performance as well. He was a great human being. He helped so many people. हम लोगों को पता भी नहीं है, उन्होंने बताया भी नहीं। and उन्होंने एक्चुअली मुझे अपना एक लेस पॉल था उनके पास, ही गिफ्टेड दैट टू मी एंड मैंने कहा आमिर भाई क्यों दे रहे हैं आप मुझे? कह रहे यार तुम यू आर अ वेरी गुड पर्सन। आमिर भाई वाज माशाल्लाह वन ऑफ दोज म्यूजिशियंस वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड कहने लगे यार तुम ना बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। तो मैंने कहा आमिर भाई बस अच्छे इंसान हैं आप, बस शफकत का हाथ रखें हमारे ऊपर ये क्या ज़रूरत है वो ना। एंड एट दैट टाइम फाइनेंशियली ही वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो जब उन्होंने मुझे दिया मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं ले सकता, ये दिस इज़ टू मच, मतलब एज इन दिस इज़ टू मच। तो कहने लगे यार ये तो लेना पड़ेगा तुम्हें, ये तो इसका तो मतलब इसमें तो कोई वो है ही नहीं। और फिर मुझे गिटार जो है वो उन्होंने उसकी बैक साइड दिखाई और उस पर उन्होंने ना छुरी से इनग्रेव किया हुआ था गुड लक फारूक। इफ यू लुक एट आमिर ज़की's लेगेसी, एक बहुत बड़ा सवाल इस चीज पे भी उठता है कि क्या उनकी वाकई में कोई लेगेसी है या उनका मिथ, उनका लेजेंड उनकी लेगेसी से बहुत बड़ा है। अब ये एक बड़ा क्लासिक सवाल है जब आप किसी रॉक स्टार की जिंदगी डॉक्यूमेंट करते हैं, जब किसी बड़े गुलूकार जिसकी जिंदगी में काम बहुत लिमिटेड हो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये एक बड़ा एनिग्मा एसोसिएटेड था आमिर ज़की के साथ, क्योंकि जब मैं उनके साथ कभी बैठा होता था तो वो अचानक मुझसे कहते थे राफे तुमने जॉन एलिया का वो शेर सुना है, ये इम्मू जो फ्यूजन वाले उनके स्टूडियो की बात। इनका कौन सा? तो उन्होंने कहा कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान, ये मुझे चैन को नहीं था, एक ही शख्स था जहान में क्या। कहते राफे मैंने एक जमाने में बड़ी कंपोज करने की कोशिश की पर मैं कंपोज नहीं कर सका, हाथ में नहीं आई मेरे। और दिलचस्प बात यह कि उस वक्त आमिर भाई के भी बाल उनके चेहरे पे वैसे ही बिखरे हुए थे जैसे जॉन भाई के मुशायरा पढ़ते हुए बिखरे होते थे। और इस तरह के बड़े दिलचस्प एनेक्डोट्स आपको उनके बहुत से दोस्त बताएंगे जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा कि वो अचानक आते थे और एक कोई बहुत ही मैजिकल चीज रिकॉर्ड करके चले जाते थे और कभी कभी घंटों लगा देते थे और कुछ भी नहीं निकल पाता था। उनका टैलेंट, उनकी चीज़ें, मुझे याद है एक सोलो उन्होंने बजाया था, एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, शहरी रज़ा। उसका एक गाना था तो ही जस्ट वॉक्ड इन
अपना एक नया गिटार लेके आए थे और वो चैलेंज के तौर पे गिटार लेके आए थे। यार ईमू सुनो यार, मैं बहुत सारे स्टूडियोज में गया हूँ, किसी को इसकी टोन नहीं बनानी आती, तुम ज़रा लगा के सुनाओ। तो मैंने हुकअप किया और वो ट्रैक चल रहा था जिसमें मैंने एक सोलो बजाया हुआ था ब्लूजी सा। तो सुन के कहते हैं यार मैं भी बजा दूं। इससे बड़ी क्या बात होगी कि अगर आमिर ज़की को कोई चीज़ पसंद आ गई और कहते हैं यार मैं भी बजाऊंगा। और ट्रस्ट मी, उन्होंने जितनी देर गिटार को ट्यून किया ना, उसके बाद उन्होंने एक टेक में वो सोलो बजा दिया और दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैंने जब सोलो ख़त्म हो गया ना तो मैंने रोक के बोला, मैंने कहा ये क्या किया आपने। ही वॉज लाइक दैट, ही वॉज एक्सट्रीमली अमेजिंग। और फिर हंसने लगे, कहता है यार तुम्हारे स्टूडियो में तो बड़ी अच्छी टोन आ रही है मेरे गिटार की, देखो तुम्हें समझ में आती है। हम हंसे, बड़े मजाक किए हमने, उनको छोड़ने चले गए। फिर कभी खाने पे चले जाते थे साथ, कभी वो आ जाते थे हमारी तरफ वैसे ही कि कुछ रिकॉर्ड करें। तो मुझ जैसे लोगों का, मैं हो गया, खालिद हो गया, गम्बी हो गया, और कुछ ऐसे म्यूजिशियन हैं, काशान हो गए, सबों ने ना आमिर भाई के लिए सिर्फ एक काम किया हुआ था। इवन इमादुर रहमान कि यार आप किसी के भी स्टूडियो चले जाएं, आमिर भाई आपसे कोई 1 रुपए की बात भी नहीं करेगा, बिकॉज आपसे हम इतना प्यार करते हैं, एंड यू आर सो सीनियर एंड यू आर सो gentle and down to earth. I can't help but think of him and think of all the wonderful music that he made and the wonderful human being that he was. He gave us, at least me personally, he was a really funny guy and he made me laugh a lot, and we shared a love for guitars and music. And, having known him since I was 16 years old, he's sorely missed. And even today, the mark that he's left on the music industry is that he never backed down. He never sold out. And he was a musician's musician. And I think that's what his legacy is. I hope in some small way he touched everybody's lives. I know he touched mine, and I'm forever grateful for our friendship and for the music that he left us. At the same time, we have veterans like अरशद महमूद और उसके बाद निज़ार ललानी जैसे लोग जिन्होंने इस चीज पे बड़ी रोशनी डाली कि आमिर ज़की की अगर म्यूजिकलिटी को देखा जाए कि उनकी जो म्यूजिक का सेंस था वो सही मानों में बड़ा मुनफरिद था। जो भी कोई नया काम वो करता था उसमें कोई जरूर यानी उसका जो वालियाती पहलू या एस्थेटिक्स जो थी वो इतने स्ट्रांग होते थे कि और नए से लगते थे कि बहुत ही अच्छा, बहुत लय को अच्छा समझता था और सुर ताल को बहुत ही अच्छा समझता था। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मेरे साथ उसकी दोस्ती और एसोसिएशन जो है वो काफी अच्छा रही। और खैर वो जब इस दुनिया से गया तो जाहिर है वो एसोसिएशन उसी वक्त खत्म हुई, क्योंकि उसकी वफात से कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी और बड़ी गपशप लगाई और पुरानी बातें और खूब हंसी मजाक हुआ, क्योंकि उसको he had a great sense of humor। अब जहां तक कि उसके फन का ताल्लुक है या उसकी स्किल का ताल्लुक है, उसकी बेशुमार मिसालें हैं। मसलन हमने मेरे दोस्तों में नफीस अहमद भी हैं जो कि एक बहुत ही उम्दा सितार प्लेयर है। फिर एक दफा हम किसी बैंक के लिए एक हमने शो तैयार किया जिसमें इन दोनों ने इम्प्रोवाइज किया इन लाइव, यानी कुछ तय भी नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है इन्होंने आपस में डिस्कस किया और बजाना शुरू किया। और इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय आमिर ज़की एंड ऑफ कोर्स नफीस साहब। तो मतलब ये एसोसिएशन चलती रही, वो स्टूडियो आके बैठ जाता था और गप लगती थी, काम भी होता था साथ गप भी होती थी। और काफी काम उसने मेरे स्टूडियो में किया, मेरे साथ कोलैबोरेट भी किया मुख्तलिफ वेंचर्स में।
और मसलन एक गाना मैंने किया था जिसमें बहुत सारे सिंगर थे, तो उसने जब उसका स्ट्रक्चर सुना और आइडिया सुना तो कहता है ये मुझे अरेंज करने दे, आप नहीं इसमें बोलेंगे कुछ भी। मैंने कहा बस मुझे फलां चीज ऐसे चाहिए, फलां चीज, ये 2 चीजें मैंने उसको बताई और उसने कहा ठीक है, आई विल मेक श्योर कि ये ऐसे ही हो। लेकिन सारा अरेंजमेंट, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। वो गाना था है मेरी सरजमी रोशन, मेरी सरजमी तो फिर इसी तरह ही एक अहमद फराज की नज्म थी जिसमें उसने इतना अच्छा, बहुत ही कम, मेरे ख्याल में 7 या 8 सेकंड ही शायद उसकी ड्यूरेशन है जो उसने उसमें प्ले किया है अकॉस्टिक गिटार, लेकिन वो उस एक फ्रेज की ही आप क्वालिटी, उसका वजन, उसका जब आप सारा वो देखते हैं तो वो बता देता है कि ये आमिर ज़की का हाथ है। और बहुत लोगों ने बाद में, एक दफा हमने लाइव भी उसको गाने की कोशिश की तो, लेकिन वो उस तरह नहीं बच सका जैसे वो रिकॉर्डिंग में महफूज हो गया। तो मैं तो आई चेरिश दीज एंड्योरिंग मोमेंट्स ऑल द टाइम, और जब भी जहन में उसकी याद आती है तो बहुत लुत्फ भी आता है और एप्रिसिएशन भी दोबारा जहन में आती है कि क्या अच्छा फनकार हमारा दोस्त था। और फिर ये कि एक हमने मैगजीन निकाला वर्ल्ड म्यूजिक के नाम से, तो उसमें भी एक दफा कहता मैंने कुछ लिखना है। अब किसी से मीटिंग करके आया था, कुछ पता नहीं क्या था, तो वो कहने लगा कि मैंने लिखना, मैं अच्छा लिख दो। अब मैं पूरा आर्टिकल तो आपको नहीं बता सकता क्या था, लेकिन उसका टाइटल ही उसने इतना अच्छा तजवीज किया कि वो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि वो क्या कहना चाहता था। मतलब उसका टाइटल था कि इफ आई डोंट टेल यू हाउ टू मेक सुपारी, हाउ कैन यू टेल मी हाउ टू मेक म्यूजिक। बड़ी मजे की बात थी। और फिर जैसे वो काफी दुनिया से नाराज रहता था, तो मैं उससे गप लगाता था, कहता नहीं देखो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। तो उसने प्यार से मेरा नाम भी एक रख दिया था, जो बार बार वो मुझे कहा करता था, कहता है आपका नाम असल में वजीर हौसला होना चाहिए। I have always told people, and I will repeat it, that of all the musicians I know, and there's not a lot of musicians I don't know, there's some of them, maybe I don't know them, but of all the musicians I know, there are 2 people whose music you don't hear, you don't only hear, you see it. म्यूजिक आप फील करते हैं और आप सुनते हैं, लेकिन वो ऐसे म्यूजिशियंस हैं उनका म्यूजिक आप देख भी सकते हैं। You get a vision in front of you. One of them is Azhar Hussain, and the second was Amir Zaki. Amir Zaki was such a talented guitarist, but he had a few problems as well, a few ego problems. लेकिन ये है कि उसकी टक्कर का कोई नहीं था, कम से कम पाकिस्तान में। I remember watching him play a classical piece, and I was blown away. It was absolutely amazing to watch someone play that style of music in Pakistan. He was an absolute maestro. He had so many styles under his belt, whether it was jazz, classical, or rock and roll. He could do it all. But he wasn't just an amazing guitar player. He was an equally amazing songwriter. I remember buying his signature album and being blown away with all the guitar tunes. The day she left particularly,
I have really huge respect for what he did for the guitar in Pakistan. He introduced a lot of people to the guitar, and he influenced a lot of guitar players. And besides that, I also had the honor of playing with him. Actually, didn't play with him exactly, but it was like a Pink Floyd tribute concert, and I got to play his guitar and through his rig, which was probably a Zoom going through an amp. And I really enjoyed playing his guitar and meeting him there as well. जब मैंने उसके ट्रैक सुने तो मैंने सोचा कि यार ये किस तरह का म्यूजिक है, इट्स ये शो ऑफ म्यूजिक नहीं है, इट्स वेरी मेलोडियस. गिटार ऐसे लग रहा है कि जैसे गा रहा है, जिस तरह से वोकलिस्ट गाते हैं उस तरह से गा रहा है. एंड ऑब्वियसली देयर वर सॉन्ग्स एज वेल, मेरा प्यार, एंड दैट वाज देयर, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स. द इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम आई होगी जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया होगा. और उसका रीजन यही था कि वो फील ही नहीं होता था कि आपको वो इंस्ट्रूमेंटल्स हैं, वो लगता था गाने हैं. दे वर सो कंप्लीट, हिज गिटार प्लेइंग वाज सो कंप्लीट. और बिल्कुल भी उसमें ऐसा नहीं लगता था कि वो कहीं से भी शो ऑफ कर रहे हैं अपनी स्किल्स को. बिल्कुल टू द पॉइंट, और एक एक नोट इतना साफ होता था. ही वाज अ ट्रू ब्लूज किंग ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से. आमिर की जो खास बात थी कि आमिर के साथ आप जब परफॉर्म करते थे तो आपकी प्लेइंग भी बहुत इम्प्रूव करती थी. आप और ज्यादा अच्छा बजाते थे एज कम्पेयर टू अगर आप किसी और म्यूजिशियन के साथ बजाएं. ये सिर्फ मुझे बहुत सारे म्यूजिशियन ने ये बात कही कि जब आमिर के साथ बजाते हो तो यार बिल्कुल डिफरेंट साउंड करते हो. इवन गम्बी ने भी मुझे ये बात कही, उसने अपने लिए भी कही कि जब वो भी आमिर के साथ बजाता है तो वो डिफरेंट साउंड करता है. तो ये आमिर की एक क्वालिटी थी कि आमिर जो थे वो म्यूजिशियन तो वो आउटस्टैंडिंग थे. ही वाज अ जीनियस, मैं ये कहूँगा. आमिर वाज वेरी मेलोडिक एंड ही वाज रिदमिक एज वेल. रिदम जितनी बंदे के अंदर नेचुरली है, इंट्रिकेसीज, तो वो बेहतर म्यूजिशियन होता है. तो आमिर में ये दोनों क्वालिटी थी, और मुझे चांस मिला अपनी जिंदगी में उसके साथ काफी काम करने का. जब मैंने अपना स्टूडियो डाला, बैनल स्टूडियो इन 91, तो आमिर यूज्ड टू कम टू माय स्टूडियो. उसकी सिग्नेचर ट्यून मैंने की, प्रोड्यूस की, एंड उसमें मेरा बड़ा पार्टिसिपेशन था. एंड तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. फिर हमने दोनों ने एक बैंड भी बनाया था जिसका नाम स्क्रैच बैंड का नाम था. आई वाज प्लेइंग ड्रम्स. तो इस तरह मेरी उसके साथ बड़ी खुलबत रही. और मैं ये कहूँगा कि वो he stands out. ये बात तो मैंने उस्ताद रईस खान साहब, जिनका इंतकाल हो गया, उनको खुद कहते हुए सुनी है कि अगर कोई वेस्टर्न म्यूजिक में शख्स ईस्ट को सही समझता है तो वो आमिर ज़की है. आमिर भाई अपने शागिर्दों से और मुझसे खास तौर पे, हालांकि मेरा कुछ म्यूजिक बजाने से कोई ताल्लुक नहीं, मैं गिटार का अकॉर्ड भी सही नहीं बजा सकता, पर कहते थे कि यार अगर सॉन्ग राइटिंग सीखनी है ना, अगर कॉम्पोजिशन सीखनी है तो मेहदी हसन खान को सुनो, वो सही बंदा है. मैंने अपनी सॉन्ग राइटिंग उनको सुन के सीखी है. और वही चीज आपको उनकी एल्बम जो सिग्नेचर है उसमें नजर आती है कि हर साज, खासतौर पे गिटार, ऐसा लगता है कि जैसे वो गा रहा है, जैसे इमोट कर रहा है. क्लासिकल जबान में इसको शायद गायकी अंग भी कहते हैं कि वो उसमें बजाते थे. लेकिन एट द सेम टाइम जब हम किसी भी इतने बड़े स्टार की जिंदगी को दोबारा देखते हैं तो आपको बहुत से ट्रेजिक फेजेस नजर आते हैं. अभी असद अहमद हमारे पास पॉडकास्ट में थे तो वो यही कह रहे थे कि आमिर ज़की की तलाक के बाद उनकी ज़िंदगी पे एक बहुत ही डार्क और बुरा फेज़ आया. और मुझे तो ये याद है कि आमिर भाई के पास मैं जमजमा के बटलर्स पे ही बैठा था, प्रीटी क्लोज टू वेयर आई एम राइट नाउ, और उन्होंने मुझे बताया था कि राफी तुम्हें पता है मैंने मेरा प्यार जो गाना है वो क्यों लिखा था. मैंने कहा क्यों? एंड ऑल दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन आर्टिकल्स दैट आई हैव रिटन. उन्होंने कहा ये गाना मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं और मेरी स्पाउस, हम एक ऐसे नहज पे आ गए थे जिंदगी में कि शायद मैं अपना सर तोड़ लेता कुर्सी से या कोई और मुझे मार के कुछ कर देता. दैट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव फेज कि हम कुर्सी मेज से अपना सर फोड़ लेते हैं. मतलब बहुत ही उन्होंने एक
डार्क और नेगेटिव बात की थी, और कहते हैं इसी वजह से उस गानों में ये मिसरा है कि मेरे गीतों में तुम वो अल्फाज चुन लेना जो हो जाते थे गुम, कि जब मैं अपने उस एक्सट्रीम पे पहुंचता था तो तुम वो अल्फाज सुन लेना जो अल्फाज गुम हो जाते थे। एट द सेम टाइम आमिर ज़की जो किसी भी तरह के एक वर्चुअसो को चीज़ें तंग करती हैं, वैसी आमिर ज़की को भी तंग करती थी। स्ट्रिंग्स ने उनको कोक स्टूडियो में बुलाया, उन्होंने बड़ा अच्छा सा बाखो अली अली में वो राग बेस सोलो बजाया, फिर जाना में बजाया उन्होंने। लेकिन मुझसे हमेशा कहते थे कि यार ये देखो फैसल बिलाल मुझसे पॉप म्यूजिक बनवाते हैं यार, और मुझे बताते हैं ऐसे बताओ, ऐसे बजाओ, मुझे बताते हैं ऐसे। लाइक ही वाज स्टिल एट द सेम टाइम वेरी अनहैप्पी। फिर आई मेट हिम एट सम प्लेस इन गुलशन वेयर ही वाज रफली कंसीविंग सम ट्रिब्यूट टू अमीर खुसरो, कि यार मैं गिटार पे खुसरो को बजाना चाहता हूँ, एंड यू नो वेरी प्रॉमिसिंग आइडियाज वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। उनका जो दो सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वन इज सिग्नेचर, द अदर इज रफ कट, जो उन्होंने हदीका कयानी के साथ की। ऑल्दो हमें तो उस ज़माने के हिसाब से वो एक बड़ी अच्छी एल्बम लगी, उसमें आमिर ज़की ने तबले भी प्रोग्राम किए, उसमें आमिर ज़की ने बेस भी बजाया, सब कुछ बजाया उन्होंने उस एल्बम के अंदर। हमें तो अपने हिसाब से वो बड़ी यूनिक एल्बम लगी थी। बट अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर फसी ज़का, हु हैज़ अ ह्यूज कमांड ऑन पाकिस्तानी कल्चर एंड म्यूजिक, it was probably his weakest works. So speaking about Amir Zaki is interesting because it's hard to locate him in where he stands in his contributions to Pakistani music. And that's interesting because he's such a legend. In some ways, he's very similar to the Pakistani political scientist Iqbal Ahmed, who's known all over the world for just absolutely how brilliant he was and what an influence he had. But he doesn't have that much in the way of legacy products, of books, of articles, of lectures that one can refer to. A lot of what he did was in the moment with people during movements. Why I take his name when I think of Amir Zaki is because when we look at the work of Amir Zaki, there is a certain quality and aspect to it, but there is also a narrative of people who knew him, who saw him play live, which is entirely different and at a very different level. When Amir Zaki first started out, I think it was interesting that we had the first of its kind, a discussion around a guitar prodigy who had a lot to contribute. He worked with Alamgir, he was with the Vital Signs for a while, and I saw it on television, and he was just utterly magnificent. Ultimately, when his solo album came out, I have to say that that solo album I loved, but it didn't hit me in the same way many other things like Janoon or what Salman Ahmed was doing. And I think that comes down to some of the difficulties Amir Zaki had throughout his life as a tortured genius. So when you hear some of the songs on Signature, one of the things that will come to you that some of those songs today could be just the loops that you hear in GarageBand. Not really all that good, but there are some songs that have an emotion that just screams out of his guitar, and I think that's where his strength was. But listening to that album today comes to one of the things that Amir Zaki, I think, struggled with all his life. And that is establishing connections with people. What was in his soul, what was in his heart, what he wanted from his music. And he was willing to sacrifice because he was always willing to just walk away. Nothing could incentivize him, neither money, fame, anything. He had to do it the way he wanted to. And in this album, he did everything himself. So he programmed it all. He played the bass, which I think he was very gifted at. Maybe he didn't get enough credit for it. But one of the things that really disappoints you when you listen to this album is the drums. And the drums is something that Amir Zaki had programmed. And they just don't sound earthy or authentic. And I think that one aspect of this album is something that encapsulates all of what Amir Zaki had as an issue throughout his career. I think if you look at it, he did a number of collaborations, and when he could get on with people, when he could create a musical connection where the language was somewhat similar between, he used to produce really good art. I think he was very lucky with his first song. I mean, it's an absolute classic. It's one that we all remember and love, and that is Mera Pyar. But he was never really a lyricist that could
translate what he felt into something that had meaning. And I think his album with Hadika Kiani suffers from that. Especially. On the other hand, where you had something like Aakhri Baar Milo, which was also with Hadika Kiani, I thought he was brilliant. One of the songs that I think to a degree that was not as recognized is Aaj Sun Ke Tumhara Naam. This is a song he did with Maha Ali Kazmi, and then you can hear the guitar and then you suddenly realize that this is a man who had amazing talent. It sounds somewhat of well-produced 90s, early 2000s song, sort of type, but it was absolutely, absolutely amazing. It's one that I'd recommend a lot of people to hear. And when he had his band and he was performing, most people would come away from listening to those utterly transfixed. And I have to say, I once went to one of those concerts and I heard it. It was at a MTV launch party for Pakistan. And it was just phenomenal. You could not take your eyes away. Your ears were transfixed and the band came together. And I think that's where the tragedy of Amir Zaki and his contribution to Pakistan lies. I think he was a lonely, tortured individual who had immense amounts of talent, but somebody who needed other people as part of a team to create magic. And the problem is that he needed people to reach out to him, but he would also not make that process easy, which is why he'd move in and out from a lot of bands or a lot of partners. And again, when you look at his debut album, I'd recommend you listen to two songs. One is You Need That Fire, and the other is The Day She Left. I personally think these two songs in that particular album, the guitar is singing, it's crying, it's emoting, and that's where he was. I think, again, we have to recognize that Amir Zaki is basically a story of the tortured artist in this country. He has great music he's left by, but I think he is also sort of symptomatic of how difficult it can be for some artists to get together with others to create the kind of art that resonates with the people they want to establish a connection to. And I think that's the story of Amir Zaki. सुनी सुनाई बातें हैं कि जैसे आमिर काफ़ी मूडी आदमी थे और इवन दो कि वो कमिट कर भी लेते थे किसी शो का, तो एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनकी स्टेज पे जो है वो वेट कर रहे हैं, ऑडियंस वेट कर रही है, एंड आमिर हैज़ लॉक्ड अप हिमसेल्फ इनसाइड ऑफ अ रूम एंड ही इज़ नॉट कमिंग आउट। 5-6 दिन वो रूम में रहते थे। लेकिन जो सवाल हमने अपने आप से करना है वो ये है कि क्या डिड वी फेल हिम एज म्यूजिक लवर्स, as whatever music industry there is in Pakistan? And I think there were एक तो हमारी इंडस्ट्री के खुद मसाइल, jealousies और envy और वो सारे मसले होते हैं। जब एक छोटी इंडस्ट्री होती है, लोगों को लगता है कि जो भी काम आ रहा है खुद ही पकड़ो और दूसरों के पांव खींचो। ये लोगों को समझ नहीं आती कि अगर मिलजुल के इंडस्ट्री को बढ़ाकर बनाया जाए, so then it's a bigger cake and everyone gets a bigger piece. एक ये मसला है, उसके कुछ personal issues. So I think he wasn't able to sustain the focus that he initially had, and I think we lost him at his prime. It was a tragedy for us when we lost Amir, and I know it's not for lack of trying. I know many friends who tried to engage with him, who tried to bring him out of his sort of a depressive phase which he was going through. But yeah, may he be making beautiful music wherever he is right now. और in fact मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि स्टूडियो सीजन 10 की रिकॉर्डिंग हो रही थी। We had some very close moments. थोड़ा जिंदगी में डाउन था, and just like यार बस आमिर सब सही हो जाएगा, just work on your music, and that's it. We used to just एक दूसरे का हाल पूछते रहते थे जब भी हम मिलते थे। इतनी ज्यादा मुलाकात नहीं होती। लास्ट डेज जो थे वो हम सब के लिए ना बहुत तकलीफ दे हैं, क्योंकि शायद हम हेल्प नहीं कर पाए उनकी।
मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा, इसलिए कि शायद हम ये सोच रहे थे कि नहीं यार, ही विल कम आउट विद दिस डिप्रेशन और दिस सिचुएशन, क्योंकि वो हमेशा से बाउंस बैक कर जाते थे. बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इसमें हम बहुत सारे लोगों का कसूर भी है कि शायद हमने उस टाइम पे हमने शायद थोड़ा सा नेग्लिजेंस शो की हो. उनका ये नुकसान हुआ कि फिर वो हमारे हमारे सामने चले गए और हम महरूम हो गए बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन से, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट से और एक बहुत ही अच्छे इंसान से, जिसने मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी को तकलीफ दी होगी जानते पूछते हुए. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना सिर्फ आमिर के केस में मगर और म्यूजिशियंस के केस में भी, बल्कि इंसान के केस में हमें छोड़ नहीं देना चाहिए. मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, सेल्फ एनाइलेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को रिकग्नाइज करना चाहिए और एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना चाहिए कि अगर किसी के बारे में आप सुन रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड है तो फाइंड आउट कि क्यों है. चाहे वो आपका एक दोस्त ना भी हो, फेलो म्यूजिशियन ही हो, कॉल हिम अप, आस्क हिम क्या बात है. जब उनकी तदफीन हुई थी ना, तो वो सुबह फजर में हुई थी 8वें रोजे को. तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि अल्लाह ताला ने उनको, अल्लाह ताला के प्यारे आदमी हुए, रमजान का महीना मिला उनको. बहुत सारे लोग शायद ये ना बताएं. तो तदफीन के वक्त इतने लोग थे, फजर के वक्त, और सबसे प्यारी बात क्या थी, आधे से ज्यादा नॉन मुस्लिम थे नमाज जनाजा में. कैन यू इमेजिन? ये शायद आपको कोई नहीं जिक्र करेगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं गवाह था उसका. और मैं, गम्बी, कुच्चू, खालिद, जॉन सेविल एंड वन ऑफ अनदर फ्रेंड, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स थे आमिर भाई के, जो उनके कजन्स हैं, जो मेरे भी बचपन के दोस्त हैं, वही गए थे हम उनकी तदफीन के लिए एंड में स्टील मिल के पास. तो मैं आखिरी वक्त तक उनको देखा था, उनको सी ऑफ किया था, दुआएं पड़ी थी, वापस आ गए. फिर एक दिन उनका मुझे मैसेज आया कि राफे, आई हैव गॉन ऑल ग्रीन. ऑल ग्रीन से मुराद मेरे ख्याल से वो रिहैब गए थे और गए थे अब मैं साफ सुथरा खा रहा हूँ, मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और मैं सोच रहा था तुम्हें बता दूँ. और मैं ये समझा कि उन्होंने शायद एक सहाफ़ी को मैसेज किया है. तो मैंने कहा कि क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं? और आमिर ज़की इतने गुस्से में आए कि उन्होंने मुझे कह दिया, डोंट ट्राई टू पुल एन NFP ओवर मी. शायद नदीम फारूक पराचे ने ऐसे जिंदगी में कभी कुछ लिखा हो जो आमिर ज़की पे नागवार गुजरा. ऑल्दो वी डिड अप्रोच हिम, ही वॉज ट्रैवलिंग, he really wanted to, NFP really wanted to contribute a video but he couldn't because he was traveling. But इस तरह की शख्सियत थे आमिर ज़की. एक और चीज़ मुझे याद है कि उमर शेख जो EMI में होते थे, वो मुझे कहते हैं कि एक दफ़ा आमिर ज़की को बड़ी अच्छी ऑफ़र आई किसी हॉलीवुड बेस्ड म्यूज़िक कंपनी से कि कोई ब्लू ग्रास टाइप प्रोजेक्ट है कुछ, जो वो उनसे बजवाना चाह रहे थे. और US काउंसलेट में चीज़ें सब लॉक हो गई और इनको काउंसलेट गालिबन मीटिंग के लिए जाना था. और मीटिंग के दिन ही डिडंट शो अप. तो बकौल उमर शेख साहब मरहूम के, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, ही वेंट टू हिज तारिक रोड स्टूडियो, नॉक्ड ऑन द डोर एंड आमिर ज़की सेड कि आज मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी बिल्लियां उल्टी कर रही हैं. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वॉज. फिर एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि जिस चीज़ को शायद उनके दोस्त, खासतौर पे जो मर्द हजरात थे, वो उनका करखपन, उनकी रिक्लूसिविटी, उनका मूड स्विंग समझते थे, वही उनकी खवातीन कोलीग्स को उनकी सेंसिटिविटी लगती थी. ज़की के बारे में मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक यही यकीन नहीं आता कि आमिर, जिसको मैं जैक कहती थी यूजुअली, कितनी जल्दी वो चला गया और पता भी नहीं चला. We have so many memories, we've shared so many memories, beautiful memories. इतना सादा तबीयत इंसान, एक ऐसा सिंपल सा सोल जिसकी लाइफ में म्यूज़िक was everything. उसको वो स्ट्रेट अवे ये बात भी करता था, क्योंकि मेरी और इरफान की उसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, तो
इतनी सिंपल नेचर का इंसान था कि बहुत सारे लोगों के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ और बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ ये काम करता था, सिंगर्स के साथ। और मुझे अक्सर हम लोगों को यही बात करता था कि ये लोग पेमेंट्स में बहुत डिले करते हैं और मैं इस तरह की नेचर का बंदा नहीं हूँ यार कि मैं फ़ोन कर के अपने ही पैसे मांगूँ, मेरे से नहीं ऐसे होता। तो हम अक्सर उसको समझाते थे कि नहीं, इस दुनिया में रहना है, इस कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर रहना है, तो तुम्हें थोड़ा सा रख रखाव और कुछ लोगों को एक एक डिप्लोमेसी एंड ऑल दैट, तो कम से कम तुम्हारा हक है तो मांगो, तुमने एक सर्विस डिलीवर की है, सब कुछ। तो वो उसकी नेचर में ही नहीं था, नेचर में था ही नहीं कि किसी से मांगना है कुछ। वो उसकी कहता था मैं कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ना मैं कभी पैसों की डील्स कर सकता हूँ, ना मेरे से ये कमर्शियल वर्ल्ड से मैं रिलेट कर ही नहीं सकता। इसलिए हम अक्सर कहते थे कि तुम इतना अच्छे यानी कि एक कंपोज़र हो, प्रोड्यूसर हो, तो तुम कुछ कमर्शियल्स वगैरह वाली चीज़ें करो, जिस तरह एड्स होते हैं। तो कहता था नहीं, वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे कहेंगे कि इस तरीके से चलना है, मैं इस तरीके से नहीं, मुझे मेलोडी जो बनानी है मैं अपने लिहाज से बनाऊंगा। सो वो एक लगा बंदा सा सोल नहीं था। मैं एक पॉइंट था कि जिसमें मैंने पॉप म्यूज़िक के करियर में मतलब एक पीक देख ली थी, और मुझे ये था उस वक्त कि मुझे कुछ करना है, कुछ नई चीज़ करनी है। तो मैंने आई मेट हिम, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा मुझे कुछ नया करना है। मैं ये पॉप म्यूज़िक के उर्दू गाने तो कर ही रही हूँ, अब मुझे कुछ आई वॉन्ट समथिंग न्यू। तो मुझे कहता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग इंग्लिश? मैंने कहा यस। तो फिर हम बैठे, मुझे कहता है तुम बस मुझे थॉट्स दो, मैं उनको लिखूँगा। He was such an amazing English writer कि उसने कमाल की चीज़ें। फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया जो कि मेरा इंग्लिश का एल्बम का डेब्यू था, रफ कट के नाम से। वो एक ब्यूटीफुल जर्नी था मेरा और उसका, और बहुत ही सिंपल घर के अंदर ही हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की, यानी कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्टूडियो और उस तरह से तो नहीं था। वो लैपटॉप के ऊपर उसने अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स उनको किया, उनको मिक्स किया। मेरे लिए अनबिलीवेबल फैक्ट है कि आमिर ज़की इस दुनिया में नहीं है। वो एक लेजेंड था, वो लेजेंड रहेगा। वो म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा आइकॉनिक फिगर था जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ वो जैसे आपदा जी ने गाया ना, आपदा जी भी खैर वो भी शी इज़ 1 in a million। तो ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलेंगे नहीं नायाब हैं हम। आमिर ज़की दोबारा पैदा नहीं होगा। आमिर एक ही था, और वो बहुत बड़ा लॉस है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, मेरी लाइफ के लिए एज अ म्यूजिशियन। ह्यूज लॉस, अनबिलीवेबल लॉस, जिसे कहते हैं ना, जिसको आप गेज ही नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं आता कि वो है ही नहीं हमारे अराउंड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ दिन पहले भी अपने भाई से कह रही थी, मैं कहा ये किधर चला गया ज़की, कहाँ चला गया जिसको हम देख ही नहीं सकते इतनी जल्दी। बस ज़की के लिए अल्फाज में कुछ बातचीत करना जस्टिस नहीं करता उसके साथ। वो मेमोरीज़ और वो जो हम लोग शेयर करते थे कॉम्पोजिशन और मेलोडीज़ और म्यूज़िक प्रोडक्शन के दौरान, वो चीज़ें ना उस तरह रिकॉर्ड की जा सकती हैं और ना ही उनको एज इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो एक प्रोसेस, वो एक जर्नी का हिस्सा था। तो बहुत खूबसूरत चैप्टर था वो जो चला गया। हदीका की बात में जितनी सच्चाई है वो उनके चेहरे से वाज़ेह है, बट करंटली आमिर ज़की का जो रिमेनिंग म्यूजिक है, इट इज विद हिज लास्ट नोन कोलैबोरेटर, with his Britain-based, London-based friend Sara Sirhindi, very close friend, and someone that Amir Zaki trusted with his remaining music.
अगर आप सारा से बात करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव मिलता है। जैसे मैंने किसी अपने वीडियो लॉग में ये जिक्र किया था कि आमिर ज़की पे बड़ा इल्ज़ाम था कि वो ड्रग्स लेते थे और वो अपनी चीज़ों के कंट्रोल में नहीं रहते थे। तो एक दफ़ा तो उनकी बहन ने, गालिबन आबदा ज़की ने, कमेंट किया हमारे यूट्यूब पे कि भाई ऐसा नहीं है और हम इन सब चीज़ों की तरदीद करते हैं। तो हमने बिल्कुल अगले व्लॉग्स में उनकी तरदीद की और कहा कि अगर एट सम पॉइंट वो कोई डिटेल्ड चीज़ हमें लिख के बताना चाहती हैं तो हम बताएं, हम दुनिया से शेयर करें, बिकॉज वी डोंट वांट टू शेम समवन for something that he has not done, especially when he is passed away. But at the same time, यही सब चीजें हमसे सारा सिरहिंदी ने कही from London, that Amir Zaki was diagnosed with bipolar disorder. और सारा सिरहिंदी इनकी आखिरी दिनों की कोलैबोरेटर हैं। इनको बहुत अच्छा एक यूके का प्रोजेक्ट भी मिल गया था, आई थिंक फंडेड बाय द लंडन आर्ट्स काउंसिल। एंड बिफोर वी गो ऑन टू सारा एंड हर फाइनल वर्ड्स अबाउट Zaki, मुझे ये याद है कि उनकी उस कोलैबोरेशन की कुछ परफॉर्मेंसेस कराची में होनी थी और कराची में T2F पे होनी थी। और गालिबन उनकी परफॉर्मेंस से हफ्ता पहले मैं बलोच कॉलोनी के पुल पे ड्राइव कर रहा था और मेरे पास आमिर ज़की की कॉल आई और उन्होंने कहा, राफे सब अच्छे लोग मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इट वॉज अ डे आफ्टर सबीन महमूद फ्रॉम T2F हैड बीन किल्ड। He wasn't really worried about कि इनका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा. He was just worried about that a nice person has left planet Earth. जैसे कि अरशद साहब ने जिक्र किया अपनी वीडियो में कि आमिर ज़की ने ड्रामा ज़ेबुन निसा के गाने में उनकी हेल्प की थी और उस गाने का नाम था ख्वाब मरते नहीं. सो मुझे लगता है कि आमिर ज़की किसी न किसी फॉर्म में हमेशा जिंदा रहेंगे, if not just as a musician but also as someone who never compromised. ये चीज़ जिसका उमरान शफीक ने अपने कोक स्टूडियो के ट्रिब्यूट टू आमिर ज़की में भी जिक्र किया. बात सुनते हैं सारा सिरहिंदी की, who I think is the best person to summarize Zaki in his final days, and what a beautiful, beautiful person he was. May God bless him and may God give his family the patience to be without him. Amir Zaki was one of the most extraordinary and gifted and generous and humble human beings, person that I ever met, and I'm so grateful for his time with me, which was very intense, but it was very short, really only 4.5 years, I think. But I got to know him so well, and he connected first and foremost with the world through music. His music was completely, I would say, it wasn't really premeditated very often. It came from his sensibility, which defied all boundaries, cultural boundaries, national boundaries. He literally had absorbed music as if it was oxygen in the ether. And I miss him a lot. And I miss the ease of the musical relationship we had, which was always supportive. He was always supportive to me, and I believe I was supportive to him. And so, yeah, it was really wonderful. I think Pakistan is a certain light has gone out in Pakistan since Amir passed away. He wasn't self-conscious in any way when it came to his performance or his recording or his. He didn't seem to have an ego. It was extraordinary. He was so accomplished and brilliant and so handsome, and yet he never seemed to be aware of himself, really. He was lost in the music, and that was a very beautiful thing. I don't think he was properly understood in Pakistan. He was hampered by bipolar disorder, and I think both professionally and
personally, he wasn't well understood when it came to that. And he came from a marginalized community, and so that was also very difficult for him. I like to think he's free now. He wasn't free for many reasons, and I've recently performed some of the music we made together, which was just such a joy to work with his recordings and hear him and play with him again. And I hope he's at peace, and may he be blessed always.